हेलो स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर न्यू बुक चैप्टर नंबर 3 टॉपिक 3.1 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आज के लेक्चर में देखेंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के इसकी एक्सप्लेनेशन को देखेंगे, फिर डेफिनेशन और इसके यूनिट्स को डिफाइन करेंगे, कौन कौन से यूनिट है उनको डिफाइन कैसे कैसे किया जाता है, और एट द एंड कुछ प्रूफ है वो देखेंगे। तो आज थोड़ा सा लेंथी होने जा रहा है लेक्चर, तो बी होल्ड एंड स्टे ट्यून्ड। आई एम योर मेंटोर जैन शबीर, वेलकम। तो लेक्चर है मेरे पास, टॉपिक है मेरे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को समझने से पहले पता होना चाहिए लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या है, जो कि हम लोअर क्लासेस में पढ़ते हैं। सिंपली डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है कि बॉडी अपने इनिशियल पॉइंट से कितना दूर है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पॉइंट से बॉडी अपना कितना दूर है। अच्छा देखो, दो टर्म तुम लोगों ने देखी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। चलो टॉपिक आ गया तो मैं बता दूं, इसे थोड़ा सा ब्रीफ कर दूं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बुनियादी तौर पे फर्क क्या है। डिस्टेंस कहता है कि बॉडी ने कितनी लेंथ कवर की है, जबकि डिस्प्लेसमेंट कहता है कि बॉडी अपने इनिशियल पॉइंट से कितना दूर है। ये बुनियादी फर्क है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे केस लेता हूँ, ये मेरे पास है पॉइंट ए, ये मेरे पास है पॉइंट बी, इन दोनों के दरमियान है डिस्टेंस 10 मीटर का, इन दोनों के इन बिटवीन एक पॉइंट है सी, और ऑब्वियसली ये 5 मीटर मैं कह लेता हूँ। ये 5 मीटर है तो ऑब्वियसली सी से बी का जो डिस्टेंस है वो भी 5 मीटर का होगा। मैं जल्दी से बता रहा हूँ, ये एक बॉडी है, वो पॉइंट ए से स्टार्ट करते हैं मूव करना, पॉइंट ए से जाती है पॉइंट सी तक। डिस्टेंस कहता है कि बॉडी ने कितनी लेंथ कवर की, जबकि डिस्प्लेसमेंट कहता है कि बॉडी अपने इनिशियल पॉइंट से कितना दूर है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इनफैक्ट पोजीशन वेक्टर भी इसे बोला जाता है। एनीहाउ, बॉडी पॉइंट ए से पॉइंट सी तक पहुंची। अब बॉडी ने कितनी लेंथ कवर की, लेंथ उसने कवर की 5 मीटर, है ना। और डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट कहता है बॉडी अपने इनिशियल पॉइंट से कितनी दूर है, ए से कितनी दूर है, 5 मीटर। ओके, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अभी तक बराबर है, कोई फर्क नहीं है। सी से आगे चल जाते बी तक। अब बॉडी ने कितनी लेंथ या कितना डिस्टेंस कवर किया, 10 मीटर का हो गया ना। और डिस्प्लेसमेंट वो भी अगेन 10 मीटर, बॉडी अपने इनिशियल पॉइंट से तो 10 मीटर ही दूर है। अब यहां से ये यू टर्न लेके वापस आती है पॉइंट सी पे, पॉइंट सी पे। अब बॉडी ने कितना लेंथ या कितनी डिस्टेंस कवर की, वो क्या है 15 मीटर, 10 जाने में और 5 आने में, तो लेंथ टोटल कितनी कवर की 15 मीटर। जबकि डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया, बॉडी अपने इनिशियल पॉइंट से कितना दूर है, 5 मीटर, तो बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो 5 मीटर होगा। तो अब यहां से तुम लोगों को समझ लगी होगी। और अगर ये बॉडी वापस आ जाती पॉइंट ए पे, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0, जबकि डिस्टेंस कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ओके, तो ये है मेरे पास लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखो, अगर कोई बॉडी रोटेट कर रही है मेरे पास, मान के चलो मेरे पास एक लट्टू है, टॉप है, वो मेरे पास रोटेट कर रहा है, या फैन मेरे पास रोटेट कर रहा है, तो उसके लिए मुझे ये तो नहीं बताना पड़ेगा कि जो लट्टू है या टॉप है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, वो तो रोटेट कर रहा है, उसका डिस्टेंस के साथ या लीनियर डिस्टेंस के साथ तो ताल्लुक नहीं होगा। तो अगर मुझे इसकी रोटेशन को बताना है तो मुझे यहाँ पे डील करना पड़ेगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, वो जो टॉप है या वो जो फैन है वो कितनी मरतबा रोटेट किया है, ये कितनी एंगल में रोटेट किया। मुझे, मेरे लिए ये पॉइंट ऑफ कंसर्न है, ना कि ये तो बल्कि सेंस ही नहीं बनाती कि जो टॉप है लट्टू है उसने कितना डिस्प्लेसमेंट, वो तो रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस के अबाउट। ये लट्टू है, सॉरी दोबारा बनाता हूँ, ये मेरे पास लट्टू है, ये अपने एक्सिस के अबाउट जो है वो रोटेट कर रहा है। अब क्या बताऊं, ये रोटेट कर रहा है, 1 घंटे से रोटेट कर रहा है। मुझे कोई पूछता है कि ये 1 घंटे से रोटेट कर रहा है तो बताओ कितना डिस्टेंस, तो मैं ये बताऊंगा कि इसने 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया। तो नॉनसेंस बात है ना कि ये तो लट्टू तो रोटेट कर रहा है, तो मुझे यहाँ पे बताना होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कि कितना रोटेट किया इसने। 100 चक्कर कंप्लीट कर लिए, 100 रेवोल्यूशंस कंप्लीट कर लिए, तो ये इसका क्या बताएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। देखो अब अगेन मैं डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे अगेन ब्रीफ करता हूँ। मान के चलो ये मेरे पास है बॉडी, यहाँ पे इसकी इनिशियल पोजीशन है R1, ये बॉडी की इनिशियल पोजीशन क्या है R1, फिर रेफरेंस पॉइंट होगा वहां से इसकी इनिशियल पोजीशन है R1। अब ये बॉडी जो है वो मूव करके आ जाती है यहाँ पे, अब इसकी पोजीशन हो जाती है R2। तो अब बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, पोजीशन इसकी होगी R2, इनिशियल पोजीशन थी R1, तो डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया S, और ये जो S है ये मेरे पास बराबर होगा R2 में से R1 को माइनस करूं तो मेरे पास S आएगा, R2 माइनस R1, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, S आ जाएगा। अच्छा, इसके अलावा जो पिछली फर्स्ट ईयर थी वहां पे तो ये टॉपिक बकायदा तौर पे मौजूद होता था लीनियर डिस्प्लेसमेंट, तो वहां पे लीनियर डिस्प्लेसमेंट क्या आता था, ग्राफिकली इसमें हम देखते थे, यही मेथड होता था। यहाँ पे तो मैंने तुम लोगों को आसान करके बताया, ये रीजन है, ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट की जो पोजीशन है फ्रॉम ओरिजिन वो है लेट्स सपोज R1। अब ये पॉइंट मूव करके आ जाता है यहाँ पे, अब इसकी पोजीशन होगी R2, है ना।
तो अब इस पॉइंट ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, डिस्प्लेसमेंट होगा यहां से स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस, या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट। तो ये इसका होगा डिस्प्लेसमेंट। अब ये डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता था, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है जो कि इस डायरेक्शन में है, तो मुझे क्या करना हो, यहां से पहले यहां पे आऊंगा, ओरिजिन पे आऊंगा यहां पे, फिर यहां से यहां पे आऊंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। ये एक मेथड होता था क्योंकि पिछली फर्स्ट ईयर में हम डिस्कस करते थे, लीनियर डिस्प्लेसमेंट का पूरा टॉपिक था, तो वहां पे हम ये देखते थे, अगेन चैप्टर नंबर 3 में था। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड आउट किया जाएगा, ये R1 है, पहले मैं यहां से उल्टा मूव करूंगा, R1 से उल्टी डायरेक्शन में -R1, ठीक है, फिर R2 की डायरेक्शन में मूव करूंगा तो इस पॉइंट पे आ जाऊंगा, तो ये मेरे पास डिस्प्लेसमेंट। अब R2 की डायरेक्शन में तो +R2, तो डिस्प्लेसमेंट मेरे पास होता था R2 -R1, यही वाला केस, डिस्प्लेसमेंट मेरे पास R2 -R1, ये आसान तरीके से मैंने बता दिया, तो वो एक ग्राफिकल वे होता था। अब मुझे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट किया जाता है थीटा, कि बॉडी ने एंगुलर कितना मूव किया, और एंगुलर से यहां पे मेरी मुराद है रोटेशनल। एंगुलर का मतलब होता है रोटेशनल, एंगुलर का मतलब सर्कुलर नहीं होता, एंगुलर का मतलब रोटेशनल। अच्छा मान के चलो, अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की बात आती है, तो यहां पे मान के चलो मेरे पास है एक पॉइंट पी, यहाँ पे एक सर्कल है, सर्कल पे मेरे पास यहाँ पे एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट की अभी इनिशियल पोजीशन है θ1, एंगुलर पोजीशन क्या है इस पॉइंट की, वो है θ1, जब टाइम t है इस पॉइंट की एंगुलर पोजीशन है θ1। अब क्या होता है, ये पॉइंट मूव करके आ जाता है यहाँ पे, पॉइंट मूव करके आ जाता है यहाँ पे, तो अब इसकी एंगुलर पोजीशन क्या है, उसे मैं बोल देता हूँ θ2। इनिशियली एंगुलर पोजीशन थी θ1, फिर कुछ टाइम, इस टाइम में मजीद कुछ एडअप करूंगा, t प्लस डेल्टा टी, कुछ टाइम एडअप करूंगा, तो ये पॉइंट मूव करके यहाँ पे आ चुका होगा उस टाइम पे, तो वहां पे इसकी एंगुलर पोजीशन है θ2। तो अब बॉडी ने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, बॉडी ने बेसिकली एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो इतना कवर किया ना, पहले यहाँ पे थी अब यहाँ पे आ गए, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो होगा डेल्टा थीटा, और ये डेल्टा थीटा मेरे पास किसके बराबर होगा, θ2 में से अगर मैं θ1 को माइनस कर दूं तो ये डेल्टा थीटा नहीं आ जाएगा, क्योंकि इन डेल्टा थीटा मेरे पास बराबर होगा θ2 माइनस θ1। जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट R2 माइनस R1 है, सेम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट θ2 माइनस θ1 है। ओके, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या रोटेशनल डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर का मतलब रोटेशनल होता है। एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं, लेकिन यहाँ पे तुम लोगों का एक पॉइंट होगा कि हमने जो से वो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कशन किया था डिफरेंस बिटवीन सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन, तो हमने कहा था कि जो सर्कुलर मोशन है उसमें तो एक्सिस बॉडी में से पास नहीं करता, जबकि रोटेशनल मोशन में जो बॉडी है एक्सिस बॉडी में से पास करता है। रोटेशनल मोशन में क्या होता है, एक्सिस बॉडी में से पास कर रहा होता है, ये टॉप है, ये रोटेट कर रहा है, एक्सिस टॉप में से पास कर रहा है ना। और अगर मेरे पास एक स्टोन सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, स्टोन है सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो इसमें से एक्सिस पास नहीं कर रहा, तो ये मेरे पास सर्कुलर मोशन होती है, रोटेशनल मोशन। तो यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ रोटेशनल मोशन, लेकिन मैंने एग्जांपल कौन सी ली है कि एक पॉइंट है वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो सर्कुलर मोशन हो जाएगी, जबकि मैं बात कर रहा हूँ रोटेशनल मोशन। तो इस केस में मैं क्या करता हूँ, इमेजिनरी तौर पर मैं कहता हूँ कि ये जो पॉइंट पी है ना, ये मैसलेस रोड के साथ, यहाँ पे मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ये पॉइंट पी है, ये एक मैसलेस रोड के साथ, मैसलेस रोड के साथ सेंटर के साथ कनेक्ट है। तो अब क्या है, अब एक्सिस, ये जो रोड है मैसलेस रोड है, ये पार्टिकल के साथ कनेक्ट है, और ये पार्टिकल और ये जो रोड है ये मूव कर रहा है, पास कर रहा है अपने एक्सिस में से, एक्सिस इस रोड में से पास कर रहा है, तो ये मेरे पास केस बन जाएगा रोटेशनल मोशन। तो सिंपली इस पार्टिकल को सर्कुलर मोशन से रोटेशनल मोशन में अपने सिनेरियो के मुताबिक ट्रांसफॉर्म करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं अज्यूम करूंगा कि ये जो पार्टिकल है ना, ये अटैच है एक मैसलेस रोड के साथ, या ये जो पार्टिकल मैंने कंसीडर किया है ये एक मैसलेस रोड के ऊपर का पार्टिकल है। और तुम लोगों को पता है कि जो पार्टिकल होते हैं, अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन में है तो उसके जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन में होते हैं। तो बहरहाल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए मेरी एक अजम्पशन होगी कि ये पार्टिकल एक मैसलेस रोड के साथ क्या है, अटैच है। बस ये एक छोटी सी अजम्पशन थी। एक्सप्लेनेशन की तरफ आते हैं। एक्सप्लेनेशन के, कंसीडर अ पार्टिकल पी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ। मान के चलो मेरे पास एक पार्टिकल पी और ये सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ थ्रू अ मैसलेस रोड अटैच एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। कैसे मूव कर रहा है, ये एक अटैच है मैसलेस रोड के साथ। मैसलेस रोड से अटैच होने से ये होगा कि ये बॉडी की रोटेशनल मोशन में आ जाएगी और ये लीगल फ्रेम में आ जाएगा मेरे। ओके, थ्रू अ मैसलेस रोड ये पार्टिकल पी अटैच है मैसलेस रोड के साथ और वो अल्टीमेटली फिक्स है एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। थ्रू अ मैसलेस रोड अटैच एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो बस ये छोटी सी असम्पशन थी। नाउ
अब आते हैं सर डेट एट टाइम टी, इस तरीके से कि टाइम जब टाइम टी है तो उस सूरज में जो एंगुलर पोजीशन है इस पॉइंट पी की, एट टाइम टी इट्स एंगुलर पोजीशन इज थीटा वन, इस पॉइंट की एंगुलर पोजीशन है थीटा वन। देन एट टाइम टी प्लस डेल्टा टी, फिर होता गया थोड़े टाइम के पास, थोड़े टाइम के बाद क्या था, इनिशियली टाइम टी था, थोड़े टाइम के बाद इसमें टाइम थोड़ा सा एड अप होगा, टी प्लस डेल्टा टी, इसकी पोजीशन हो जाती है, इट्स पोजीशन बिकम थीटा टू। तो अब इसने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, कवर किया, सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विल बी डेल्टा थीटा, और जो कि मेरे पास बराबर है थीटा टू माइनस थीटा वन। तो यहाँ से तुम लोगों को बुनियादी तौर पे फर्क तो पता लग गया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है क्या। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सिंपली एंगल है जो एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए सेंटर से फॉर्म करती है। तो वो जो एंगल है वो बताती है कि बॉडी ने कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अगर लेट्स सपोज बॉडी इनिशियली यहाँ पे है और थोड़ी देर बाद यहाँ पे आ जाती है, तो ये एंगल 30 डिग्री बताएगा कि इसने कितना एंगुलर पोजीशन कवर किया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया। अच्छा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली एंगल है, सर्कुलर पाथ में मूव करें तो उसके लिए हम एंगल को डिफाइन करेंगे इररिस्पेक्टिव कि बॉडी ने इतने मीटर का डिस्टेंस कवर कर लिया, ये वो, तो वो इररिलेवेंट हो जाता है। तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, द एंगल डेल्टा थीटा, ये वो एंगल है डेल्टा थीटा सब्सटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। और ये जो डेल्टा थीटा ये कहां पे सब्सटेंड हो रहा है, एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, सेंटर से ये एंगल बन रहा है ना, सब्सटेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल बाय अ पार्टिकल, जो कि एक पार्टिकल फॉर्म कर रहा है फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन, अपनी इनिशियल पोजीशन यहां से थी, तो यहां से जो एंगल सब्सटेंड करेगा एक पार्टिकल पी एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, अपने इनिशियल पोजीशन से जो एक पार्टिकल पी एंगल सब्सटेंड करेगा एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, तो उसी को सिंपल बोला जाएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या है, एंगल ही को बोला जाता है जो एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करते हुए फॉर्म करता है। तो अब तुम लोगों को यहाँ पे यूनिट पता लग गए होंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के, डिग्री इसका यूनिट है बेहतरीन, लेकिन ऐसे यूनिट नहीं है तो यूनिट्स की तरफ आते हैं, इसको नोट डाउन कर लो, मैं इसे रेस करने जा रहा हूं। अब देखते हैं कि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी कौन सी है, वेक्टर क्वांटिटी है इधर कि स्केलर क्वांटिटी है, ये डेल्टा थीटा क्वांटिटी कौन सी है। देखो, अगर ये मेरे पास एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है, तो जैसे जैसे वो पेरिफेरी पे मूव करती है, जितना वो पेरिफेरी पे मूव करती है वैसे वैसे उसका एंगल भी क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। मतलब जैसे जैसे जितना डिस्टेंस वो पेरिफेरी पे मूव करती जाती है तो वैसे वैसे इसका एंगल बढ़ता जाता है। यहां से मैं कह सकता हूं कि जो थीटा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, या सिंपली ये जो थीटा है ये डिस्टेंस के जो कि पेरिफेरी पे मूव हो रहा है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर ये डिस्टेंस बढ़ेगा तो थीटा भी अल्टीमेटली बढ़ेगा। ओके, अगर ये मेरे पास जो एंगल है ये इतना कम हो, अभी मैंने क्या बोला कि जो थीटा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट के, अगर ये थीटा मेरे पास इतना कम हो, बहुत ज्यादा कम हो, इतना कम हो कि ये जो मुझे आर्क नजर आ रही इतना कम हो जाए कि मुझे एक स्ट्रेट लाइन नजर आ जाए, ऐसे फील होगा कि जैसे एक छोटी सी स्ट्रेट लाइन है, मतलब जब डिस्टेंस ज्यादा था तो मुझे ये आर्क नजर आ रही थी, और जैसे जैसे एंगल कम होगा डिस्टेंस ऑब्वियसली कम होगा पेरिफेरी पे, और अगर ये थीटा इतना कम हो जाए कि ये जो डिस्टेंस है ये मुझे एक सिंपली स्ट्रेट लाइन में नजर आए, तो उस सूरत में इस डिस्टेंस को मैं डिस्प्लेसमेंट कह सकता हूँ। डिस्प्लेसमेंट मेरे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है और ये एक स्ट्रेट लाइन में होता है, डिस्प्लेसमेंट कब पाथ में नहीं हो सकता, तो डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन में होता है, तो इस स्ट्रेट लाइन को मैं डिस्प्लेसमेंट कंसीडर कर सकता हूँ। तो उस सूरत में डिस्प्लेसमेंट तो फिर मेरे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो उस सूरत में मेरे पास थीटा भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। थीटा मेरे पास कब वेक्टर क्वांटिटी होगा, जब ये थीटा बहुत ज्यादा स्मॉल होगा, तो उस सूरत में मैं थीटा को एक वेक्टर क्वांटिटी कंसीडर कर सकता हूँ, क्योंकि उस सूरत में ये जो छोटी सी स्ट्रिप है ये ऑब्वियसली मेरे पास फिर डिस्प्लेसमेंट होगी। तो यही है क्वांटिटी कौन सी, इफ डेल्टा थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर डेल्टा थीटा ये मेरे पास बहुत ज्यादा स्मॉल है इस तरीके से कि डेल्टा थीटा अप्रोच करे जीरो, जीरो नहीं होगा, जीरो के पास पास होगा, अप्रोच करे जीरो को, देन इट कैन बी ट्रीटेड एज वेक्टर। तो उस सूरत में डेल्टा थीटा को वेक्टर के तौर पर ट्रीट किया जा सकता है। और अगर ये वेक्टर के तौर पे ट्रीट किया जा सकता है तो फिर इसकी डायरेक्शन क्या होगी, किस तरफ होगी, तो इसकी डायरेक्शन होती है अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसकी डायरेक्शन किस तरफ होगी, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास एक कैप है, बोतल का कैप है, अब ये रोटेट कर रहा है, मतलब यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी, रोटेट कर रहा होगा तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी, लेकिन इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन किस तरफ होगी, इसकी डायरेक्शन होगी एक्सिस के अबाउट, ये इस एक्सिस के अबाउट मूव कर रहा है तो इसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी एक्सिस के अबाउट। तो तुम लोग देखोगे ये जो कैप है इस एक्सिस के अबाउट ऊपर ये नीचे आएगा, तो ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसकी डायरेक्शन होती है अलोंग दी एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड होती है। अब ऊपर की तरफ होती है कि नीचे की तरफ, ये तुम लोगों को पता लगता है राइट हैंड रूल के साथ। राइट हैंड रूल क्या है, राइट हैंड रूल सिंपली क्या है,
राइट हैंड रूल कहता है कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, तुम लोगों ने इमेजिन करना है कि तुम लोगों ने एक्सिस ऑफ रोटेशन को अपने दाएं हाथ के साथ, राइट हैंड के साथ ग्रैस्प किया हुआ है, पकड़ा हुआ है। इस तरीके से पकड़ना है कि जो फिंगर है तुम लोगों की वो इस डायरेक्शन में कर्ल होनी चाहिए जिस डायरेक्शन में रोटेशन हो रही है। अगर रोटेशन इस डायरेक्शन में हो रही है तो फिंगर्स भी इसी डायरेक्शन में कर्ल होनी चाहिए। तो एक्सिस को ग्रैब करो इस तरीके से कि जो कर्लिंग फिंगर है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन हो या इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन हो, इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन होगी मेरी फिंगर्स, तो जो मेरा थंब है वो पॉइंट आउट करेगा, सिंपली डायरेक्शन बताएगा तुम लोगों को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। ओके, तो अभी मेरा थंब पॉइंट आउट कर रहा है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किस तरफ है, ऊपर की तरफ। अगर मैं इस तरीके से उल्टा रोटेट करवाऊं तो मैं जो कैप है, यानी अगर मैं इसे इस तरीके से रोटेट करा रहा हूं तो एक्सिस ऑफ रोटेशन को मैंने ग्रैस्प करना है इस तरीके से कि कर्लिंग फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है, इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, तो जो थंब है वो पॉइंट आउट करेगा इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो थंब हम नीचे की तरफ पॉइंट आउट करेंगे, मतलब जो कैप है वो नीचे की तरफ जाएगा, और अगर इस तरफ होगा तो कैप ऊपर की तरफ जाएगा। तो सिंपली राइट हैंड रूल के साथ हम इसकी डायरेक्शन को बता सकते हैं अगर ये वेक्टर क्वांटिटी को मैं एज ट्रीट करूं। अच्छा, यूनिट क्या है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मेरे पास थीटा है, थीटा बेसिकली एंगल है, तो एंगल के यूनिट होते हैं डिग्री, या तो डिग्रीज का यूनिट होगा, या रेवोल्यूशन है कि कितने चक्कर काटे ये उसका यूनिट होगा, या रेडियन, रेडियन इसका ऐसा यूनिट है और ये एक सप्लीमेंट्री यूनिट है। ये चैप्टर नंबर 1 में तुम लोगों ने डिस्कस किया, मैं इसे आज फिर ब्रीफ करूंगा। तो ये बेसिकली रेडियन क्या है, ये से रिमेंबर रखना है एमसीक्यूज के लिए भी, कि ये मेरे पास एक सप्लीमेंट्री यूनिट है। सप्लीमेंट्री यूनिट ऐसा यूनिट होता है जिसकी कोई बेस ओरिजिन नहीं होती, मतलब जितने भी तुम लोगों के पास यूनिट होते हैं या क्वांटिटीज होते हैं, कोई भी क्वांटिटी है मेरे पास, ड्राइव क्वांटिटी, वो किसी ना किसी बेस क्वांटिटी से मिलकर बनी होती है ना। फॉर एग्जांपल मेरे पास न्यूटन है, फोर्स, फोर्स क्या आती है, मैथ इनटू एक्सेलरेशन, मैथ एक बेस क्वांटिटी, एक्सेलरेशन को अगेन फिर उसके बेस में स्प्लिट किया जाए, तो कोई भी क्वांटिटी बेस क्वांटिटी से मिलकर बनी होती है। लेकिन रेडियन मेरे पास एक सप्लीमेंट्री यूनिट है। सप्लीमेंट्री यूनिट से मुराद है ना तो ये खुद बेस क्वांटिटी है और ना ये बेस क्वांटिटी से मिलकर बने, ये एक एक्सेप्शनल यूनिट है। बस दो एक्सेप्शनल यूनिट है, उनमें से एक ये रेडियन। तो बहरहाल देखते हैं 1 डिग्री कितना होता है। देखो, अगर मेरे पास एक बॉडी एक चक्कर कंप्लीट करती है, यहां से मूव किया और एक चक्कर कंप्लीट करती है, तो 1 रेवोल्यूशन होगी, और 1 रेवोल्यूशन मेरे पास बराबर होती है 360 डिग्री। एक चक्कर को मैं कहता हूं कि इस बॉडी ने कितनी डिग्री कंप्लीट किए, 360 डिग्री। तो 1 डिग्री कितना होगा, 360 को 1 यहां पे नीचे लाके डिवाइड कर दो, तो एक रेवोल्यूशन का जो 360वां हिस्सा होगा, 360वां हिस्सा, मतलब ये मेरे पास एक रेवोल्यूशन है, इसे मैं 360 हिस्सों में स्प्लिट कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। तो ये जो एक हिस्सा होगा ये मेरे पास होगा 1 डिग्री। 1 डिग्री सिंपली इस तरीके से डिफाइन होगा। अब 1 रेडियन क्या है? 1 रेडियन, अगेन रेडियन तो यूनिट ऐसे यूनिट है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, लेकिन 1 रेडियन कितना होता है? देखो 1 रेडियन कहते हैं, अगर लेट्स सपोज मेरे पास है अभी पॉइंट, एक मेरे पास पॉइंट है, कोई भी पॉइंट पी है, पार्टिकल है, वो सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ऐसा सर्कल जिसका रेडियस है आर, कोई भी रेडियस हो सकता है, उसका रेडियस है आर। अब वो पॉइंट पी जो से या कोई भी पॉइंट है वो ए पॉइंट से मूव करता है, वो जो पार्टिकल है वो पॉइंट ए से मूव करता हुआ आता है पॉइंट बी पे, वो पार्टिकल पॉइंट ए से मूव करता हुआ कहां पे आ गया, पॉइंट बी पे। इस तरीके से कि इसने जो लेंथ कवर की है ना, जो डिस्टेंस कवर किया है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक का जो डिस्टेंस है वो अगेन मेरे पास रेडियस ऑफ सर्कल के ही बराबर है। अगर ऐसा केस है तो शुरू में जो एंगल सब्टेंड होगा एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इट विल बी इक्वल टू 1 रेडियन, और 1 रेडियन को शोर में 1 रेड के तौर पे रिप्रेजेंट किया जाता है, 1 आर एडी रेड। तो 1 रेडियन कितना एंगल है? 1 रेडियन इज द एंगल सब्टेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल। 1 रेडियन वो एंगल है जो कि सेंटर ऑफ अ सर्कल पे सब्टेंड होता है। कैसे? बाय एन आर्क, एक आर्क सब्टेंड करती है। ऐसी आर्क, हर टाइप के आर्क भी नहीं, ऐसी आर्क whose length equal to the radius of circle, वो आर्क जिसकी itself लेंथ जो सी वो रेडियस ऑफ सर्कल के बराबर होगी, तो उस सूर्य में जो एंगल सब्टेंड होगा एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इट विल बी इक्वल टू 1 रेडियन। 1 रेडियन ऐसा यूनिट है, रिमेंबर दिस। और ये एक सप्लीमेंट्री यूनिट होता है। सप्लीमेंट्री यूनिट चैप्टर 1 में डिस्कस किया, वैसे एमसीक्यूज के तौर पे बता दिया कि ना तो कुछ बेस क्वांटिटी है ना इसकी कोई बेस ओरिजिन है। अच्छा, मुझे प्रूव करना है कैसे इक्वल्स आर थीटा के बराबर है। वैसे मैंने यहाँ पे तो बता दिया था कि जो मेरे पास बेसिकली प्राइमरीली थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बढ़ेगा तो अल्टीमेटली एंगल भी बढ़ेगा। अच्छा, कितना एंगल कोई भी पार्टिकल सब्टेंड करता है या एक आर्क सब्टेंड करता है, उसका फॉर्मूला आता है थीटा, एंगल सब्टेंडेड एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल विल बी इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। आर्क लेंथ मतलब अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि एक पार्टिकल पी ने कितना एंगल सब्टेंड किया एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल, तो मैं देखूंगा उसकी आर्क लेंथ क्या है, उसकी आर्क लेंथ और उसके रेडियस को मैं डिवाइड करा दूंगा, तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट।
कि कितनी इसकी आर्क लेंथ है, आर्क कितनी फॉर्म की है और रेडियस ऑफ सर्कल क्या है। तो यहाँ से सिंपली मेरे पास एंगल आ जाएगा जो कि सेंटर पे सब्सटेंड होगा। आर्क लेंथ को एस के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है, रेडियस को आर के साथ। तो यहाँ पे जो रेडियस है आर के साथ, आर थीटा के साथ यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एस विल बी इक्वल टू आर थीटा। अच्छा यहाँ पे देख लो, थीटा मेरे पास है एस अपॉन आर, एस मेरे पास डिस्टेंस है, रेडियस भी अल्टीमेटली मेरे पास डिस्टेंस या लेंथ ही है। तो ये यूनिट जो है, अगर इसका यूनिट मीटर है, इसका भी यूनिट मीटर है, तो कैंसिल हो जाएंगे। तो अब तुम लोग समझ रहे होगे कि इसका कोई यूनिट नहीं है। तो मैंने अभी बोला कि इसका जो यूनिट है वो डिग्री रेवोल्यूशन या रेडियन है। तो इसका जो रेडियन है, इसका जो यूनिट है वो क्या होगा, रेडियन, आर ए डी, विच इज अगेन अ सप्लीमेंट्री यूनिट, इसके बेस ओरिजिन ही नहीं है। एस इक्वल्स आर थीटा। ओके, एक और प्रूव आता है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। प्रूव करने 1 रेडियन इक्वल टू 57.3 डिग्री। कि बताओ कि एक रेडियन 57.3 डिग्री के बराबर होता है। अगेन स्टार्ट करते हैं। देखो, अगर एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है और अगर वो एक कंप्लीट सर्कुलर पाथ में मूव करता है, तो शुरू में उसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। देखो, जो ये जो सर्कल है ना, ये जो सर्कल की पेरिफेरी होती है, बाउंड्री होती है, इसे बोला जाता है सर्कमफेरेंस। और ये जो सर्कमफेरेंस की लेंथ होती है ना, इसका फॉर्मूला है 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस की जो लेंथ होती है वो 2 पाई आर होती है। तो अगर मेरे पास एक पार्टिकल एक कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करता है, मेरे पास एक पार्टिकल क्या है, वो एक सर्कल को क्या करता है, कंप्लीट करता है। अगर एक सर्कल को कंप्लीट करता है तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया अल्टीमेटली, एक सर्कमफेरेंस का। और एक सर्कमफेरेंस का जो फॉर्मूला है वो 2 पाई आर है। तो अगर तो मेरे पास एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होती है तो शुरू में एक पार्टिकल ने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, वो विच विल बी इक्वल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल, तो 2 पाई आर। तो डिस्टेंस की जगह इस फॉर्मूला में डिस्टेंस की जगह मैं 2 पाई आर पुट करता हूँ, आर आर से कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा विल बी इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो मतलब अगर एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होगी तो शुरू में कितना रेडियन एंगल कवर किया बॉडी ने, या कितना रेडियन एंगल सब्सटेंड किया, वो 2 पाई रेडियन है। मतलब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के केस में जो एंगल है वो बॉडी ने कितना सब्सटेंड किया या पार्टिकल ने, वो 2 पाई रेडियन एंगल सब्सटेंड किया। इसका मतलब है कि जब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन होती है तो बॉडी 360 डिग्री मूव करती है, या ये मैं कह सकता हूँ कि बॉडी या पार्टिकल 2 पाई रेडियन मूव करता है। रेडियन में बोलूंगा कि 2 पाई रेडियन क्या किया, पार्टिकल ने मूव किया। डिग्रीज में बोलूंगा कि 360 डिग्री इसने चक्कर काटा। तो एक रेवोल्यूशन 360 डिग्री के बराबर होता है, विच इज अल्टीमेटली इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो यहाँ पे 2 पाई रेडियन को मैं बराबर लिख सकता हूँ 360 डिग्री। तो 1 रेडियन मेरे पास कितने डिग्रीज के बराबर होगा, 2 पाई नीचे आके डिवाइड 360 डिग्री डिवाइड बाय 2 पाई। तो 2 पाई 360 डिग्री को 2 पाई के साथ कैलकुलेटर पे डिवाइड करो तो तुम्हारे पास आंसर आएगा 57.3 डिग्री। तो यहाँ से प्रूव हो जाएगा कि 1 रेडियन मेरे पास बराबर है 57.3 डिग्री। तो बच्चों, ये आज का लेक्चर था। आज के लेक्चर में एक्सप्लेनेशन से स्टार्ट किया हमने, फिर इसकी डेफिनेशन की तरफ आए, डेफिनेशन से फिर इसकी हमने देखा कि ये क्वांटिटी कौन सी है, डायरेक्शन, यूनिट, और अल्टीमेटली कुछ प्रूफ्स किए हमने। 1 रेडियन को डिफाइन किया, यूनिट्स को भी डिफाइन किया, और कुछ प्रूफ्स एस इक्वल आर थीटा एंड 1 रेडियन इक्वल टू 57.3 डिग्री, जो कि बोर्ड में अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है तुम लोगों को ये लेक्चर पसंद आया होगा। इजाजत दो, अल्लाह हाफिज।